26 जनवरी। लेकिन उसके साथ साथ हम ये बात भी करेंगे, जो आज मैं देख रही थी सुबह से टीवी चैनल्स के ऊपर, आप देख रहे हैं कि किस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है। पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है आपके यहाँ बहुत टाइम से चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट क्यों फेल हो गए इस चीज को कंट्रोल करने में? देखिए आरजू जी, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था। कारण उसका ये है क्योंकि मैं और काफी सारे लोग काफी चैनल्स में बोल चुके हैं कि भाई इन फार्मर प्रोटेस्ट के साथ अब इसमें कुछ खालिस्तानी एलिमेंट, कुछ लेफ्ट एलिमेंट और कुछ आईएसआई का भी इसमें लेना देना है। फार्म प्रोटेस्ट अब तक नॉर्मल था, पीसफुल था। आज 26 जनवरी के दिन ये वायलेंट हो जाता है। किस कारण हो जाता है? जो लोग 60 दिन से चुपचाप बैठे थे, आज उन्हें वायलेंस करने की क्या सूझी? आज 26 जनवरी, ये वही वाली बात है। आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे, उस दिन दिल्ली में राइट होता है। फिर जब उसकी तफ्तीश होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो ये पता लगता है पीएफआई का पैसा है उसमें, ये पता लगता है आईएसआई का रोल है उसमें, ये पता काफी लोग का रोल है। जिस दिन ये पम्मा जैसे कैरेक्टर यूके से आए थे, जिस दिन कनाडिया में जसमीत सिंह के कहने पे ये चीजें शुरू हुई, तो हमें तो ये उसी दिन दिख गया था। पर आज ये है कि इसकी हकीकत सामने आई है। आज के दिन ही ट्रैक्टर रैली क्यों की जाए? आज अगर आपको एक रैली का एक रूट दिया गया था, आप उसको ब्रेक क्यों कर रहे हैं? इनफैक्ट कोशिश तो मैं आपसे बिल्कुल ब्लंट होकर बात करूँ, कोशिश तो ये थी कि ये बहुत बड़े स्तर पे बढ़े, कुछ लोग मरे और इसका राजनीतिक फायदा देश और विदेश में बैठे लोग उठाएं कि भाई 26 जनवरी के दिन भारत में ऐसा होता है। पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। अब एक चीज तो बहुत जाहिर है कि इसमें वायलेंस का एलिमेंट आ चुका है। अब ये कोई, और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ जो फार्मर होता है उसके हाथ में हल होता है, जिसके हाथ में आयरन की रॉड हो। किसान के हाथ में तो बीज होता है, जिसके हाथ में तलवार हो। किसान के हाथ में पेस्टिसाइड होता है, जिस आदमी के हाथ में बाले हो, आयरन की रॉड हो, पत्थर हो, वो किसान तो हो ही नहीं सकता ना। वायलेंस और फार्मिंग साथ तो चलता ही नहीं है। तो ये जो चीज है ये आज खुल के सामने है, ये देश ने देखा है, सबने देखा है। जो हमारा शक को शुबा था वो तो सच हो गया आज। ये तो हेंस प्रूव्ड हो गई ये बात। नहीं तो आज के दिन ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। आप कभी और कीजिए। आपके वैसे भी जितने भी फॉर्मूला से गवर्नमेंट ने बोला लाइन बाय लाइन, आप बताइए हमें क्या करना, हम अमेंड करने को तैयार है, हम आपको अकोमोडेट करने को तैयार है। और आरजू जी, मजे की बात यह है, जिस एमएसपी पे इतना सारा झगड़ा हो रहा है, केवल 6% किसान, 6% ओनली बाय एंड सेल एट एमएसपी, 93% तो वैसे नहीं खरीदते। तो ये एक ग्रुप ऑफ किसान की साजिशी। पर आज अनफॉर्चुनेटली जो ये अनसोशल एलिमेंट्स हैं और ये जो विदेशी शक्तियां हैं, उन्होंने थोड़ा सेंटर स्टेज ले लिया है। बट हम इसको बहुत जल्द ठीक कर देंगे। ये बात ना खुल के सामने आ गई है। अब कोई बोले फार्मर प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन है, आज जिन्होंने ये वायलेंस किया है, जिन्होंने, वो तो हुलिगन्स है। वो फार्मर तो हो ही नहीं सकता ना, फार्मर तो वायलेंस कर ही नहीं सकता। बैक टू आरजू जी। जी बिल्कुल। आज मेरा यही प्लान था, आपसे बात भी हुई थी कि हम आज रिपब्लिक डे पे बात करेंगे, लेकिन सुबह जब टीवी देखा तो अफसोस हुआ, क्योंकि मैं इस उसमें थी कि मैंने कहा चलो मैं देखूं परेड वगैरह कैसी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ भी आपको पता है कि 14 अगस्त और 23 मार्च को जैसे किया जाता है, तो मैं देखना चाह रही थी कि क्या करते हैं। थोड़ा बहुत देखा है पहले, लेकिन आज मैंने स्पेशली जो है वो टीवी ऑन किया। तो चाहे ये भारत में हो रहा हो और हम पाकिस्तान में बैठे हैं, लेकिन फिर भी मुझे अफसोस हुआ कि आज के दिन इस तरह की जो है वो वहां पर हंगामा हो रहा है और इस तरह की चीजें चल रही हैं। एक फुटेज में ये भी दिखाया जा रहा था कि खालिस्तान का झंडा किसी जगह लगाया गया था। मुझे बिल्डिंग का कुछ अंदाजा नहीं कि कौन सी थी, लेकिन रिपब्लिक भारत पे दिखाया जा रहा था कि वो झंडा लगाया गया है। तो इस तरह की चीजें तो सुमी जी निकल आती हैं बीच में। आपको पता है 100 तरह के लोग होते हैं, और वो हमारे यहाँ भी अगर कुछ हो जाए, कोई भी किस्म का मसला हो, प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले भारत का नाम ले लिया जाता है, चाहे हमारे अंदर ही लोग बैठे हों। तो आपको नहीं लगता कि अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सब कुछ करवा रहे हैं? और दूसरा, गवर्नमेंट क्यों फेल आपको लगती है? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से भी कुछ गलती हुई होती है, और कोई बुरी बात नहीं है अगर आप उसको पॉइंट आउट करें कि जिससे गवर्नमेंट की हेल्प हो सके कि वो कहाँ पे जाके इस चीज को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत टाइम से ये चीज चल रही है, ये आज या कल की बात नहीं है, बहुत दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो आपके ख्याल से आपकी गवर्नमेंट जो है उससे कहाँ पे चूक हो गई? कहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा, गवर्नमेंट को झुक जाना चाहिए था आपके ख्याल से? कहीं कहीं हो जाता है ना कि ठीक है, ईगो क्या रखनी। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए आरजू जी, एक बहुत सीधी सी बात है। गवर्नमेंट पिछले 11 बार नेगोशिएशन हुई है, मीटिंग हुई है। गवर्नमेंट ने ऑन रिकॉर्ड कहा, आप बताइए लाइन बाय लाइन कहा आपको कहाँ दिक्कत है, हम आपका जो शक है, जो शुबा है, वो क्लियर कर देंगे। उसके बाद भी 25 लाख रुपए, 25 करोड़, नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बहुत बड़ा अमाउंट है, करीब मतलब हजारों करोड़ के फसल एमएसपी पे खरीदी जा रही है। दिक्कत कहीं है नहीं, बस कुछ पार्टियां ऐसी हैं यहाँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, कुछ खालिस्तानी एलिमेंट है। आपने खुद ही का खालिस्तान का झंडा देखा जाए, आज बरबद्रे वाले की फोटो देखी गई ट्रैक्टरों के पीछे, आज खालिस्तान के झंडे देखे गए, ये सब चीजें देखी गई। आज तो गवर्नमेंट तो हमेशा से कहती थी आप आइए बात करें, बात करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपस अपने के लोग हैं। पर ये जो लोग आज दंगा कर रहे थे, ये जो आज लोग पत्थर मार रहे थे, आगजनी कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, ये फार्मर नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊं कि हमारा फार्मर है, आपका फार्मर ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। जिनके हाथों में हल होता है उनके हाथ में लोहे की डंडे का क्या काम? जिस हाथ से बीज डलते उस हाथ से पत्थर थोड़ी ना डलते हैं। ये सब चीजें है नहीं। ये हाँ, बस एक जरूर बात हुई है। देखिए, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू था।
बट लोगों को ये भ्रम था कि भाई ये मूवमेंट बहुत पीसफुल रहेगा, ये टोटल फार्मर है, जबकि हम जैसे कुछ एनालिस्टों ने काफी उन्होंने कहा भाई ये इसमें एक सीधा सीधा इंटरनेशनल फुटप्रिंट दिख रहा। पर आज ये जो बात है ये जग जाहिर हो गई, आपको भी दिखा, हमारे देश के हर नागरिक को दिखा, जो हम कह रहे थे, जो हमारा शुबा था इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है, इसमें आईएसआई का हाथ है। देखिए खालिस्तान मूवमेंट वाज प्रोपेगेटेड बाय आईएसआई, ये सबको पता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। बिंद्रा वाले को खड़ा करने वाला कौन, उसको हथियार देने वाला कौन, अब कश्मीर में हथियार देने वाला कौन, ये आपको भी पता है, ये सारी दुनिया को पता है। कोई देखिए मैं आप पे आरोप नहीं लगा, आप मुझ पे आरोप नहीं लगा रही, जग जाहिर सी बात है। आज उनका हैंड खुल के सामने आ गया। जैसे मैंने आपको 26 जनवरी को आप 4 दिन बाद भी कर सकते, 2 दिन बाद भी कर सकते, आपको जो रूट दिए गए आप उसमें क्यों नहीं टिकते? जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आते तो आप उसी दिन दिल्ली में दंगे हो जाते, फिर उसका खुलासा होता है। ये सारी चीजें हैं जब हमें एक वर्ल्ड स्टेज पे बदनाम करने की साजिश है, इसीलिए इन पर्टिकुलर इवेंटों को चुना जाता है जिस दिन मैक्सिमम मीडिया कवरेज मिले, जिस दिन मैक्सिमम इंटरनेशनल कवरेज मिले। नहीं तो मुझे बताइए कैनेडियन एमपीओ का क्या लेना देना, कैनेडियन मिनिस्टर साहब क्या कर रहे थे, कुछ यूके के एमपीओ का क्या लेना देना इससे? क्योंकि कनाडा में हमें पता उन्होंने टल्ले बनाई तो उन्होंने कितने लोगों को हटाया, लोकल लोग उन्होंने हटाया, क्या किया। यूके में ह्यूमन राइट्स की पोजीशन क्या आपको भी पता, मुझे भी पता है। ये एक छोटा सा इंटरनल इशू था, इसको बड़ा चढ़ाया गया, ये एक बात, हाँ ये एक बहुत दुखद बात है। पर एक चीज बहुत क्लियर हो गया आरजू जी, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आज के बाद हमारी गवर्नमेंट को किसी भी परिस्थिति में किसी भी पार्टी को कोई भी सड़क ब्लॉक करने देंगे। आप सड़क ब्लॉक करने देंगे तो ये नतीजा 1 महीने बाद, 45 दिन बाद, 2 महीने बाद होगा ही होगा। इससे सबसे बड़ी लर्निंग है, जहां लोगों ने सड़क ब्लॉक की उनकी मंशा साफ नहीं है, उनके इरादे ठीक नहीं है। ये अब बिल्कुल एसओपी बन गया। हमने देखा, हमने शाहीन बाग में देखा, हमने अब आज ये किसान आंदोलन के रूप से देखा। अगर आपको आंदोलन करना है, इंडिया इतना बड़ा कंट्री, कहीं भी जमीन का टुकड़ा ले लीजिए, आप कर लीजिए, मीडिया को वहां भी कवर कर लेगा। बट द मोमेंट आपने रोड ब्लॉक की है, आपकी मंशा अब सिद्ध हो गई है, अब इस पे कोई पर्दा नहीं है। ये जी नॉन वायलेंट है, प्रोटेस्ट है, आज ये किसान नहीं है, ये हुलिगन्स है, ये प्रोटेस्टर्स है, जिन्होंने ये किया वो किसान नहीं है, किसान का नाम बदनाम करने वाले लोग हैं आरजू जी। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसानों की आड़ में कोई और लोग आगे बढ़ रहे हों, कोई और ये कर रहे हो, लेकिन आई विश कि ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है ये जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि बहुत अफसोस होता है देखकर, चाहे हमारे ही जैसे लोग हैं, हमारी जैसी कंट्री है और वहाँ पे ऐसा हो, और बहुत दिन से हो रहा है। और मुझे हैरत की बात यह है कि मैं तो हर दफा अपने दोस्तों से पूछती हूँ कि कुछ खत्म हुआ, कब सब हो गया सॉल्व, वो कहते नहीं अभी तक चल रहा है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल था कि ये इतना लंबा खिंचेगा, ये बात इतने दिनों तक चलेगी। तो हम आपके लिए बहुत दुआएं कि आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। आगे बढ़ते हैं। सुमित जी, आप से जैसे मेरी बात हुई थी, तो आप क्या देखते हैं 2021 में भारत जो है वो आपको क्या लगता है कि किस फील्ड में आगे बढ़ सकेगा और प्रोग्रेस करेगा, और किस फील्ड में आपको लगता है कि अभी भी जरूरत है? क्योंकि जाहिर है जैसे वो कहते हैं कि कोई देश भी परफेक्ट नहीं होता, तो किस जगह पे आपको लगता है एज एनालिस्ट कि आपका ख्याल है कि यहाँ पे काम होना चाहिए भारत में? देखिए आरजू जी, बहुत 2-3 बहुत बड़ी चीजें हुई है इस कोरोना काल में। सबसे पहले देखिए हमारा जो एफडीआई था अभी ऑल टाइम हाई आया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लास्ट मैंने देखा था $492 बिलियन था, करीब 500 हो गया होगा, मुझे लेटेस्ट 2 हफ्ते भर का पहले का नंबर पता नहीं है। अब 2-3 चीजें, एक तो प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत। देखिए जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया भर में हुई है, किसी कंट्री पे डिपेंडेंस रखना ठीक नहीं है। हम देखिए ये तर्क की बात है कि हम कहें जो वायरस था, जिसे मैं चाइनीज वायरस कहता हूँ, ये वुहान की लैब से आया या फिश मार्केट से, उसका फर्क नहीं पड़ता, वायरस चाइना से आया। उन्होंने वायरस को कंट्रोल नहीं किया। 192 कंट्रियां, 65 मिलियन लोग, 1 मिलियन डेड और बिलियंस ऑफ लाइवलीहुड्स इंपैक्टेड, ये है चाइनीज वायरस की कहानी। आप जानते हैं दुनिया की इकोनॉमी जो करीब 90 ट्रिलियन की, 15 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है अर्जुन जी, और ये लॉस चल रहा है। आज हम बात करें तो दुनिया की इकोनॉमी का लॉस चल रहा है, करीब 20 से 25% ग्लोबल जीडीपी उड़ाया है। बिलियंस ऑफ लोग जो अब देखिए चिली में रहता है, जो बहुत दूर अफ्रीका में, उस बेचारे के भी पेट पे लात पड़ गई है। हमें ये अब समझना पड़ेगा कि अब इकोनॉमियों को कपल करने की जरूरत है चाइना से। पहली बात। दूसरी बात है आत्मनिर्भर भारत। जो हमारी जरूरत की चीजें हैं वो हमें खुद बनानी पड़ेंगी। 2 चीजों में हम बहुत एक्सेल किए हैं। आपको याद होगा जब ये कोरोना आया था, हमारे एक पीपी एक मास्क कुछ नहीं बनता था, चाइना से मंगाते थे, सब मंगाते थे, हम नहीं मंगाते थे। तब एक बहुत बड़ी चुनौती आई, भाई इतने पीपी मास्क कहां से आएंगे, इतनी बड़ी जनसंख्या आपकी 135 करोड़ कहां से लाओगे? पहले दिन मुझे याद है मैं टीवी शो पे गया था, तो हमने कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो हमने बताया सबसे पहले तो एक ऐप डेवलप कीजिए। तो मुझे होस्ट पूछते कितने दिन में ऐप डेवलप होगा, मैंने कहा 2 हफ्ते में। कह रहे 2 हफ्ते में हो जाएगा, तो हमने आरोग्य सेतु डेवलप किया। आज हम मिलियंस में पीपी और मास्क पर डे बनाते, सब कंट्रियों को एक्सपोर्ट किया। हमारे पास चाइना से फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी डिपेंडेंसी हमने हटाई, एचसीक्यू हमने दिया। फिर हम एक कंट्री है जिसने 8 वैक्सीन बनाए आरजू जी, 3 कंट्रियां वैक्सीन बना चुकी है, यूएस, इंग्लैंड और तीसरी है हम। हमारे पास 8 वैक्सीन कैंडिडेट है, जो किसी के पास नहीं, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है। हमारे 5 फेज 3 की ट्रायल में 2 तो अप्रूव भी हो गए, बाकी अप्रूव हो जाएंगे, कुछ देर की बात है। तो जो इकोनॉमी में है, जो एक मेडिकल इकोनॉमी है, मेडिकल 7.5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री आरजू जी, करीब 20% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इज फार्मा। हमने अब जो हम सब अपने अड़ोसी पड़ोसी बांग्लादेश की बात करें, भूटान की करें, करीब 6 देशों को तो हमने ये बोल दिया कि आपको हम फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, बाकी को भी हमारी कमिटमेंट है, जैसे जैसे प्रोडक्शन होगी वैक्सीन हर जगह जाएगा। हमारा वैक्सीन केवल $3 से $4 का आरजू जी। जो चाइनीज वैक्सीन है या जो पहले अमेरिकन वैक्सीन की बात करें, उन्हें -72 डिग्री चाहिए, हमें कोई -72 नहीं चाहिए। नॉर्मल रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर जो हर कंट्री हमें दे सकती है, विश्लेषण से पूछना मत करो, इसका कोई कंपैरिजन नहीं। वो करीब $100 की वैक्सीन है, हमारी $3 से $4 की वैक्सीन है। और अब चाइना की बात करें, चाइनीज वैक्सीन में तो 73 फेटल साइड इफेक्ट्स हैं।
वो आपने देखा मीडिया पे, मैंने भी डिबेट कई बार की है, और कुछ उसमें से थे जो आदमी ऊपर ही जा सकता है। अब मुझे याद था आपके मीडिया ने कवर किया थे, आपके एक टांगा चलाने वाले भाई साहब थे, उन्हें बोला यार ये वैक्सीन लगाओ, बोले किसकी है, बोला कोरोना की, बोला कहाँ की है, बोला चाइना की, बोला भाई छोड़ दो मैं वैसे ही ठीक। मतलब ये तो हकीकत है वैक्सीन की। हमारे यहाँ अभी तक 20 लाख लोगों को वैक्सीन लग रहा है और चालू फेज, अब हम 4.5 लाख लोगों को लगाएंगे, फिर 20 करोड़ 24 करोड़ को लगाएंगे फेज 2 में, कैपेसिटी पूरी है। हमारा मौका है फार्मेसी, रिलायबल फार्मेसी एट अफोर्डेबल प्राइस, स्केल एंड विद गुड R&D, ये ऑल्टरनेट बन के हम दुनिया में आए। हमारा मौका है फार्मा सुपर पावर बनने का। मुझे लगता है जब ये वैक्सीन दुनिया के हर कोने में जाएगी, हर उस आखिरी आदमी के पास जाएगी। मान लीजिए आरज़ू जी आप अफ्रीका के आखिरी विलेज में रहते हैं, तो ये वैक्सीन अभी क्या है, इट इज प्रॉमिस ऑफ लाइफ, ये कोई दवाई या खुराक नहीं है। आज भी अफ्रीका में 70% दवाई तो हमारे यहाँ से, जैसे अमेरिकन यूरोपियन दवाई तो खरीद नहीं सकते। अगर हम ये वैक्सीन हर जगह दुनिया में पहुंचे, कहीं फ्री दे, $2 $3, वो अलग बात है। बट जब उन्हें ये इस मुश्किल टाइम में एक जिंदगी का शॉर्ट ऑफ लाइफ मिलेगा, तो पता लगेगा कहाँ से है, पता है मैं इंडिया से आया, तो जो वो हमारी रिलायबिलिटी, जो हमारे ब्रांड, फार्मा ब्रांड को इन्फोर्स करेगी, वो बहुत ज्यादा करेगी। आप देखिए चाइनीज लोग $2 बिलियन लेके अफ्रीका घूम रहे थे, आपने भी कवर किया होगा, भाई हमारी वैक्सीन लगाओ, कोई लगाने को तैयार नहीं है। यहाँ 24 कंट्री हमारे पास लिख चुकी है, और करीब 64 कंट्रियों से रिक्वेस्ट आ चुका है वैक्सीन के लिए, और हम किसी को पैसे नहीं दे रहे हैं। अब जो पैसे दे या फ्री दे वो अलग बात है, हम किसी को पैसे नहीं दे रहे। यहाँ देखिए कंपटीशन का, एक बंदा $2 बिलियन का टैक्सी लेके घूम रहा है, भाई मेरी वैक्सीन लगाओ, दूसरा के पास लाइन आ रही। ब्राजील ने तो जहाज भेज दिया आरज़ू जी, जहाज यहाँ खड़ा, बोला जिस दिन आप वैक्सीन लोड करो हमें भेज दो। चाइनीज वैक्सीन ब्राजील में फेल हो चुकी है। तो फार्मा सुपर पावर का हमारा पूरा मौका, और ये हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आईटी के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी को। दूसरा कंट्रीब्यूशन मुझे है मैन्युफैक्चरिंग बेस। चाइना में जो परिस्थिति हुई है, अब वहां पे किसी का बिजनेस स्टेबल नहीं है। वहां जैकमा जैसे लोग गायब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वहां पे। और मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि काफी लोग ये नहीं जानते आरज़ू जी, चाइना का जो डेट है 320% ऑफ जीडीपी है, 320% जीडीपी का। चाइना कहता है मेरा $12-13 बिलियन का जीडीपी, वो कहते हैं। गुणा कर लीजिए, $45 बिलियन का डेट, 45 ट्रिलियन का डेट, और 90 ट्रिलियन तो टोटल वर्ल्ड की जीडीपी है। 45 to 50% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इज योर क्यूमुलेटिव डेथ, और आप हमें कहते हो आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो फसाड़ दुनिया में है वो है चाइनीज इकोनॉमी। और अब आप देखेंगे जैसे कोरोना, 5G का आपको पता ही क्या हुआ, ऐप बैन आपको पता ही क्या हुआ, तो धीरे धीरे लोग चाइना से डिकपल होंगे। तो एक मैन्युफैक्चरिंग बेस, और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी देखिए, कोई ऐसा तो है नहीं कि बादशाह कोई कि आने वाले 20-25 साल तक मैं ही बादशाह हूँ। मोदी जी है, अगली बार फिर इलेक्शन होगा 4 साल बाद, जीत भी सकते, नहीं भी जीत सकते, कोई और भी आ सकता है। तो आपकी इंटरेस्ट यहाँ प्रोटेक्टेड है, हम डेमोक्रेसी, मैन्युफैक्चरिंग बेस है। सो मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा में ये 2 चीजें हैं जहां हमें दिखता है कि हम दुनिया को काफी होप दे सकते हैं। और